दोस्तों, आज द अंडरकवर मिलेनियर कहानी के आखिरी एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। और दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि हम दूसरी कहानी को किस समय आपके लिए भेजें, सुबह या शाम को ही। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह के 10 बज गए थे। नक्श ने मीटिंग रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उसने काशीनाथ जी और अपने सारे कमांडोज को बाहर ही रहने का हुक्म दे दिया था। नक्श ने अपनी जैकेट उतारी और अपनी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा ली। नक्श ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करके अपने उस खूंखार और रिएक्टिव वाली साइकोलॉजी को एक्टिवेट किया। उसने खुद में सोच कर कहा, अगर कोई इंसान पानी की तरह अदृश्य है तो वो इसका मतलब नहीं कि वजूद में नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम से मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। नक्श के दिमाग में एक बहुत ही डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्योरी जन्म ले रही थी। उसने आगे सोचा, सूर्य नारायण को 5 करोड़ कैश मिले। जारवा का जहर अंडमान से हैदराबाद आया और उस कातिल वेटर की कोई सुराग छोड़े बिना प्लांट किया गया। ये काम कोई आम हैकर या माफिया नहीं कर सकता। नक्श ने अपने लैपटॉप पर शाह एम्पायर का मेन सर्वर खोला, जो पूरी तरह दुनिया के सुरक्षित और एनक्रिप्टेड सर्वर्स में से एक था। उसने सर्वर खोलकर आगे सोचा, अगर शाह एम्पायर के रडार में कोई चीज बच रही है तो इसका मतलब है कि वो चीज हमारे रडार से बाहर नहीं, बल्कि हमारे रडार के अंदर ही छुप गई है। यह सोचकर नक्श की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चलने लगी। उसने काशीनाथ जी या अपनी साइबर सेल की मदद नहीं ली। वो जानता था कि अगर दुश्मन अंदर का है तो किसी पर भरोसा करना मौत को दावत देना होगा। खुद एक मास्टर कोडर वो था। उसने शाह एविएशन, उनके प्राइवेट जेट्स की कंपनी का पिछले 6 महीनों का पूरा रडार, फ्लाइट लॉग हैक करना शुरू किया। नक्श ने अंडमान के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल डेटा निकाला। नक्श ने कोड रन करके धीरे से कहा, मुझे वो फ्लाइट चाहिए जो पिछले 1 महीने में अंडमान गई हो, जिसमें अपना रडार सिस्टम बंद रखा हो। उसके कोड रन होते ही लैपटॉप की स्क्रीन पर हजारों फ्लाइट्स का डेटा घूमने लगा। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक लाल रंग की वार्निंग के साथ फ्लाइट का लॉग सामने आया। फ्लाइट SH770, डेस्टिनेशन पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद, 12 डेज अगो। ये देखकर नक्श की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांसें अटक गई और उसने धीरे से कहा, SS770, ये तो शाह एम्पायर की अपने प्राइवेट फ्लीट का जेट है। ये जेट 12 दिन पहले अंडमान से हैदराबाद आया था और इसका रिकॉर्ड मेन डेटाबेस से डिलीट कर दिया गया है। इस सब के बारे में सोचकर नक्श का पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसके दिमाग में तुरंत कड़ियां जुड़ने लगी और जिस जहर को ढूंढने के लिए वो दर बदर भटक रहा था, वो जहर अंडमान के उस जारवा कबीले से किसी और नहीं बल्कि शाह एम्पायर के अपने ही प्राइवेट जेट के जरिए हैदराबाद लाया गया था। उसने चौंक कर कहा, ओ माय गॉड। ये कहकर नक्श कोशिश से पीछे हट गया। अब कड़ियां जुड़ने लगी। उसने आगे सोचा, जारवा को भागा हुआ मेंबर जिसे अंडमान के समुद्र के किनारे मार दिया गया, उसे हमारे ही आदमी ने मारा था ताकि कोई सुराग न मिले। नक्श अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर का वो बादशाह अब पूरी तरह से घायल और खूंखार हो चुका था। अगर शाह एम्पायर का जेट इस्तेमाल हुआ था तो इसका मतलब है 5 करोड़ की वो रकम भी शाह एम्पायर के किसी ही सीक्रेट अकाउंट से निकाली गई होगी। नक्श ने तुरंत शाह इंडस्ट्रीज के स्विस बैंक और शेल इंडस्ट्रीज कंपनी, मतलब फर्जी कंपनियों को जो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती है, के एनक्रिप्टेड लेजर्स को बाईपास करना शुरू कर दिया। यह अकाउंट सिर्फ शाह एम्पायर के सुप्रीम कमांडर के पहुंच में होता था। नक्श ने उन अकाउंट्स की हिस्ट्री चेक की। ठीक 10 दिन पहले उस अकाउंट में 5 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसीज के जरिए डार्क वेब पर ट्रांसफर किए गए थे। वो पैसा सीधा हैदराबाद के एक लोकल हवाला डीलर के पास गया था। उसी हवाला डीलर के पास जो सूर्य नारायण सिंह का पुराना जानकार था। ये सब देखकर नक्श ने टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहा, ओह, बिंगो। लेकिन ये जीत नहीं थी। ये बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली हार की शुरुआत थी। आगे की कड़ियां
को जोड़ने के लिए कोशिश करके उसने कहा, अगर शाह एम्पायर का जेट और शाह एम्पायर का पैसा इस्तेमाल हुआ है। नक्श के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसकी लाल आंखों में एक ऐसा खौफ और दर्द उभर आया जो उसने विराट राठी या किसी भी दुश्मन के सामने महसूस नहीं किया था। नक्श ने अपने कांपते हाथों से उस ट्रांजैक्शन के ऑथराइजेशन कोड को स्क्रीन पर फ्लैश किया और उसी के साथ स्क्रीन पर एक नाम चमकने लगा। एक ऐसा नाम जिसने नक्श शाह के पैरों तले की जमीन पूरी तरह खींच दी। एक ऐसा नाम जिसके उसके वजूद, उसकी सांसें और उसके शाह एम्पायर के पूरे एम्पायर को एक ही झटके में राख कर दिया। स्क्रीन पर नाम लिखा था, सुप्रीम कमांडर देवराज शाह। नाम पढ़ते ही नक्श के गले में एक बहुत ही खौफनाक घुटती हुई बेबस चीख निकली। नहीं! वो अपनी कुर्सी से लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। लैपटॉप की स्क्रीन के नाम को देवराज शाह खून के अक्षरों की तरह चमक रहा था। देवराज शाह, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार बिजनेस टाइकून, शाह एम्पायर का संस्थापक और सबसे बड़ी बात, नक्श शाह का अपना सगा बाप। नक्श फर्श पर बैठा पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि ये झूठ है, ये सिस्टम हैक हुआ है। नक्श ने पागलों की तरह लैपटॉप को उठाया और उसे दोबारा चेक करने लगा। हालांकि उसको अपने बाप से खोज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि ये झूठ निकले। लेकिन कंप्यूटर कोई झूठ नहीं बोलता। डिजिटल फुटप्रिंट्स चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। वो अदृश्य मास्टरमाइंड, वो इंसान जिसने 15 साल पहले की उस दुश्मनी का फायदा उठाया, जिसने सूर्य नारायण सिंह को 5 करोड़ की सुपारी दी, जिसने अंडमान से वो जारवा का जहर मंगवाया और जिसने उस वेटर को निशा के रेस्टोरेंट में प्लांट कर दिया, वो कोई और नहीं, उसका अपना सगा बाप देवराज शाह था। नक्श की आंखों में आंसू का एक खौफनाक और गर्म सैलाब बह निकला। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, मेरे अपने बाप ने मेरी दुनिया, मेरी पल्लवी को मारने की कोशिश की। नक्श को अचानक की वो रात याद आ गई जब वह हैदराबाद के उस ताज फलकनुमा पैलेस के बाहर बारिश में भीग रहा था, जब विराट राठी ने पल्लवी को अपने गर्लफ्रेंड अनाउंस किया था। उस रात नक्श ने अपने आप देवराज शाह को फोन करके कहा था, देवराज शाह, अगर आप जीत गए हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे अपने अकाउंट्स अनफ्रीज चाहिए। मुझे काशीनाथ जी और मेरी फौज चाहिए। आगे से देवराज ने कहा था, मुझे तुम्हारा ये नया रूप बहुत पसंद आया बेटा। तुम्हारा अकाउंट्स अभी से एक्टिव है। ये सब करते हुए नक्श ने अपना सिर दीवार पर दे मार कर कहा, ओ माय गॉड। अब सारी कड़ियां एक एक करके खौफनाक चक्रव्यूह को पूरा कर रही थी। नक्श फर्श पर पड़ा हुआ उस खौफनाक और घिनौनी साइकोलॉजी को समझ गया था। देवराज शाह कोई आम पिता नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए दौलत, रुतबा, शाह एम्पायर का गुरूर ही सबसे बड़ा भगवान था। देवराज शाह हमेशा से चाहता था कि नक्श एक खूंखार, बेरहम और खून का प्यासा जानवर बने, जो उसके एम्पायर को पूरी दुनिया में फैलाए। लेकिन नक्श की जिंदगी में पल्लवी आ गई। नक्श ने रोकर खुद से कहा, हे गांव की लड़की। देवराज शाह के लिए पल्लवी कोई कपूर खानदान, राठौड़ खानदान की वारिस नहीं। देवराज के लिए पल्लवी आज भी वही 2 कौड़ी की सड़क छाप गांव की गरीब लड़की थी, जिसने उसके खूंखार बेटे को एक फटीचर आशिक बना दिया था। जिस लड़की के लिए नक्श ने अपनी अरबों की दौलत, अपना महल और अपने बाप को ठुकरा दिया। 800 रुपए के तंग कमरे में रहकर बर्गर बेचना कबूल कर लिया। देवराज शाह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगा कि जब नक्श के पास पैसे नहीं होंगे तो वह लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। और हुआ भी था जब पल्लवी की याददाश्त चली गई थी, लेकिन नक्श वापस आ गया था। नक्श ने फिर से शाह एम्पायर की कमान संभाल ली थी, लेकिन देवराज शाह को डर था। नक्श अपने बाप के उस काले दिमाग को पढ़ पा रहा था। उसने सिर हिलाते हुए अपने पिता के काले दिमाग की बात करके धीरे से कहा, अगर पल्लवी जिंदा रही तो मेरा बेटा पूरी तरह से मेरा और इस शाह एम्पायर का नहीं हो पाएगा। वो लड़की हमेशा उसकी कमजोरी बनी रहेगी। वो लड़की मेरे शाह परिवार की बहू बनने के लायक नहीं। एक न एक दिन नक्श फिर से उस लड़की के लिए कुछ सब कुछ छोड़ देगा।
इसलिए शाह एम्पायर ने पल्लवी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटाने का फैसला कर लिया था। देवराज ने बहुत ही चालाकी से देखा कि पल्लवी के दुश्मन कौन कौन है। उसे सूर्य नारायण सिंह ही मिला। देवराज ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए सूर्य नारायण को 5 करोड़ रुपए दिए और देवराज ने ही ताकत का इस्तेमाल करके अंडमान से वो ला इलाज जहर मंगवाया और देवराज ने ही पूरा परफेक्ट मर्डर प्लान किया जिसका इल्जाम कभी किसी पर न आए। अगर पल्लवी मर जाती तो नक्श पूरी तरह से टूट जाता और फिर देवराज शाह अपने टूटे हुए बेटे को हमेशा के लिए एक खूंखार और बेरहम मशीन में बदल देता। इसके बारे में समझ आते ही नक्श ने अपने दांत भींच कर कहा, कितना नीच, कितना घिनौना खेल खेला है तूने देवराज शाह। नक्श तुरंत अपने जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू अब पूरी तरह सूख चुके थे। उन आंसुओं की जगह एक ऐसे खौफनाक और धधकती हुई ज्वाला ने ले ली थी जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। लेकिन एक सवाल अभी भी नक्श के दिमाग में हथौड़े मार रहा था। अगर देवराज शाह ने शाह एम्पायर के जेट्स और पैसों का इस्तेमाल किया तो काशीनाथ जी और उनकी इसको भनक कैसे लगी। काशीनाथ जी ने तो नक्श के सबसे वफादार थे और शाह एम्पायर के चीफ कमांडर थे। इसके बारे में सोचकर नक्श ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। बाहर काशीनाथ जी खड़े थे। नक्श धीरे धीरे चलकर काशीनाथ जी के पास गया। तभी काशीनाथ जी ने घबरा कर उनसे पूछा, बाबा, क्या हुआ बाबा? आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? आगे से नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अचानक बिजली की रफ्तार से अपनी पिस्तौल निकाली और सीधा काशीनाथ जी के माथे पर तान दी। उसके इतना करते ही वहां खड़े सारे के सारे कमांडोज ने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन नक्श का इशारा देखकर सब रुक गए। वहीं काशीनाथ जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने हकला कर कहा, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी आगे से नक्श ने चिल्लाकर कहा, अंडमान से SH-770 फ्लाइट किसने मंगवाई थी काशीनाथ जी? प्रोजेक्ट ओमेगा से 5 करोड़ रुपए और उस हवाला डीलर को किसने ट्रांसफर किए थे? नक्श की आवाज में साक्षात मौत गूंज रही थी। उसकी यह बात सुनकर काशीनाथ के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने घबरा कर कहा, बाबा, मुझे नहीं पता। तभी आगे से नक्श ने दहाड़ कर कहा, झूठ मत बोलिए काशीनाथ जी। आप शाह एम्पायर का चीफ हैं। आपकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता कि एक जेट अंडमान गया और 5 करोड़ रुपए डार्क वेब पर उड़ गए। आपने मुझे धोखा दिया है काशीनाथ। आपने मेरी पल्लवी की मौत का सौदा किया है। नक्श की वो गगन भेदी दहाड़ पूरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज गई। ये करते हुए नक्श ने पिस्तौल की सेफ्टी कैच खोला और चिल्लाकर कहा, आज मैं आपका वो हश्र करूंगा कि। लेकिन इससे ही पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, काशीनाथ जी फूट फूट कर रोने लगे और वो वही नक्श के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपने हथियार डाल दी। उन्होंने सिसक कर कहा, बाबा, मुझे मार डालिए बाबा। मैं गद्दार हूँ बाबा। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आप मुझे इसी वक्त गोली मार दीजिए। वहीं नक्श के हाथ कांप रहे थे। उसने हताश होकर कहा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया काशीनाथ जी? मैंने आपको पिता की तरह माना था। तभी काशीनाथ जी ने बेलक कर कहा, मैंने पल्लवी जी को मारने के लिए साजिश नहीं रची बाबा। भगवान की कसम, मुझे सिर्फ इतना हुक्म मिला था कि मैं बड़े साहब के कुछ ट्रांजैक्शंस और जेट की उड़ान को अपनी नजरों से इग्नोर कर दूं, उसे लॉक से हटा दूं। बस मैंने वही किया। उनकी बात सुनकर आगे से नक्श ने चिल्ला कर कहा, क्यों? तभी आगे से काशीनाथ जी ने रोकर खौफनाक सच बताकर कहा, क्योंकि बाबा, बड़े साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके इस सीक्रेट ऑपरेशंस के बीच में आने की कोशिश की तो वो आपको इसकी भनक लगने दी तो मेरे परिवार को जिंदा जला देंगे। ये कहते हुए काशीनाथ जी नक्श के जूतों की तरफ घूमने लगे। उन्होंने सिसक कर आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि ये जहर मंगवा रहे हैं।
मुझे नहीं पता था कि पल्लवी जी को मारना चाहते हैं। मुझे लगा कि आपका किसी बिजनेस राइवल को खत्म कर रहे हैं। जब पल्लवी जी को जहर दिया गया तब मुझे समझ आया कि बड़े साहब ने अपने होने ही वाली बहू को मारने का खेल खेला है। मैं मजबूर था बाबा। एक फैमिली मैन होने के नाते मैं बड़ा मजबूर था। उनकी ये बात सुनकर नक्श का हाथ नीचे गिर गया। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसे काशीनाथ जी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, और वो उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जो अपने ही बेटे की खुशियां छीनने के लिए अपने वफादारों के परिवार को बंधक बना रहा था। देवराज शाह ने हर एक चाल बहुत ही शातिर और नीच तरीके से चली थी। नक्श ने बहुत ही दर्द और खामोश आवाज में कहा, उठिए काशीनाथ जी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ जी रोते हुए उठे। तभी नक्श ने धीरे से कहा, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए मेरी पल्लवी को मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको मार दिया तो मुझ में और उस दरिंदे देवराज शाह में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये कहते हुए नक्श ने अपनी पिस्तौल उठाई और उसे वापस हॉल्स्टर्स में रख लिया। इसके बाद नक्श मुड़ा और वो कांच की दीवार की तरफ देखने लगा, जिसके पार पल्लवी सो रही थी। सुमित्रा माँ उसके बिल्कुल पास बैठी हुई थी। उनको देखते हुए नक्श ने बहुत ही खौफनाक और गहरी आवाज में खुद से कहा, एक बाप वो अपनी ही औलाद को खून के आंसू रुलाना चाहता है। उसे लगता है कि वो इस शाह एम्पायर का भगवान है। वो जो चाहेगा वही होगा। उसे लगता है कि पल्लवी एक गरीब गांव की लड़की है और वो उसे कुचल सकता है। नक्श की आंखों में एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो सिर्फ हैदराबाद को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख देने वाला था। नक्श ने मुड़कर अपनी वो लाल और खूनी आंखें काशीनाथ जी पर गड़ाकर एक ऐसा खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, काशीनाथ जी, जिसने उस कॉरिडोर को भी हवा को जमा दिया। काशीनाथ जी ने कांप कर कहा, जी जी बाबा। आगे से नक्श ने एक एक शब्द को पत्थर की लकीर की तरह कहा, आज से मेरा उस इंसान से कोई खून का रिश्ता नहीं है। आज से देवराज शाह मेरा बाप नहीं, मेरा सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक दुश्मन है। ये कहते हुए नक्श ने अपने शर्ट के बटन खोले और उसने बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसकर कहा, हाँ, उसने मुझे शाह एम्पायर की कमान सौंपी थी ना। अब मैं उसी शाह एम्पायर की ताकत का इस्तेमाल करके उसके उस गुरूर, उसके उस एम्पायर और उसकी इस नफरत को उसी के पैरों तले रो दूंगा। उसने मेरी पल्लवी को एक गरीब लड़की समझकर मारने की कोशिश की, और अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं पल्लवी कौन है। नक्श का दिमाग अब पूरी तरह से एक वार मोड में आ चुका था। उसने काशीनाथ जी को ऑर्डर देकर कहा, काशीनाथ जी, अपने सबसे खूंखार और सीक्रेट कमांडोज को दिल्ली भेजो। बिना देवराज शाह को पता चले आपकी फैमिली को वहां सुरक्षित बाहर निकालो। और उसके बाद नक्श ने अपनी आंखों में कयामत की आग भेद कर आगे कहा, उसके बाद शाह एम्पायर के सारे फंड, सारे स्टॉक्स और सारी पावर को मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में शिफ्ट करो। मैं दिल्ली जाऊंगा। उस देवराज शाह की मांद में घुसकर उसी के शाही महल में मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो इंसान खून के आंसू रोएगा और उसे पल्लवी के पैरों में गिरकर मौत की भीख मांगनी पड़ेगी। नक्श शाह की ये बगावत अब किसी आम गुंडे या नवाब से नहीं थी। अब बगावत उसके अपने खून से, अपने ही बाप से, और उसने जिसकी दुनिया को शमशान बनाने की कोशिश कर दी थी। वहीं पल्लवी अब खतरे से बाहर थी। सुमित्रा माँ, जय और समृद्धि उसके पास खड़े थे। इसलिए अब नक्श ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी अपने सबसे खूंखार और वफादार गार्ड्स पर छोड़ दी थी। खुद को शाह एम्पायर के उस सीक्रेट अंडरग्राउंड सर्वर रूम में बंद कर लिया था। नक्श के सामने 10 बड़ी बड़ी कम स्क्रीन जल रही थी। देवराज शाह को लगता था कि उसने नक्श को शाह एम्पायर की कमान देकर उस पर एहसान किया है, लेकिन वो भूल गया कि उसका बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक मास्टर कोडर्स में से एक था। नक्श की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी मशीन गन की तरह चल रही थी। तभी काशीनाथ जी ने पीछे से खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, पर बाबा,
दिल्ली में हमारी घोष टीम ने पोजीशन ले ली है। बड़े आदमियों को भनक तक नहीं है कि हम आपकी कमांड पर काम करते हैं। तभी काशीनाथ जी ने स्क्रीन से नजरें हटा कर पूछा, आपकी फैमिली सेफ है ना काशीनाथ जी? आगे से काशीनाथ जी ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, जी बाबा, हमारे कमांडोज ने उस सेफ हाउस पर रेड मारकर मेरी फैमिली को निकाल लिया है। बड़े साहब ने बहुत सारे गुंडे मार चुके हैं और अब तक उनका मेरे साथ ऊपर कोई दबाव भी नहीं आया है। ये कहते हुए काशीनाथ जी ने आंखों में नक्श के लिए एक भगवान जैसी इज्जत थी। उनकी ये बात सुनकर नक्श के होठों पर एक बड़ा ही खौफनाक और ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड, अब उस देवराज शाह के पास ब्लैकमेल करने का कोई मोहरा नहीं बचा। अब मैं उसकी वो रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, उसकी दौलत और उसका शाह एम्पायर। इसी के साथ अगले 40 घंटों तक नक्श उस कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने देवराज शाह के 40 साल पुराने साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। नक्श ने प्रोजेक्ट ओमेगा के उन सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट्स को हैक किया जिनमें देवराज का असली परसेंट ब्लैक मनी और कैश रिजर्व रखा था। नक्श ने सारे अकाउंट्स का पैसा एक झटके में ट्रांसफर करके पल्लवी के नाम पर बने एक अनाथालय ट्रस्ट में डाल दिया। इसके बाद शाह इंडस्ट्रीज के 12 सबसे बड़े बोर्ड मेंबर्स थे। नक्श ने उनके सबके काली करतूत, घोटाले और देवराज शाह के उनके गैरकानूनी डील्स की फाइल उनके पर्सनल ईमेल्स पर भेज दी। उसने उनको एक साथ अल्टीमेटम देकर कहा, या तो कल सुबह तक शाह इंडस्ट्री के सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, या फिर ये सारी फाइल सीबीआई और मीडिया के पास होंगी। मौत और बदनामी के खौफ से उन पर रातों रात देवराज शाह से गद्दारी कर ली और उनके शेयर्स नक्श के नाम हो गए। उसके बाद नक्श ने देवराज शाह के उस आलीशान शाह मेंशंस और उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज के कागजात डिजिटल तरीके से खारिज करवा दिए। महज 40 घंटों के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस देवराज शाह कागजों पर एक भिखारी बन चुका था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। इसके बाद तीसरे दिन की सुबह नक्श पल्लवी के कमरे में गया। पल्लवी अब उठकर बैठ सकती थी। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। पल्लवी ने नक्श को काले सूट और एक खौफनाक गंभीरता से देखकर पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो नक्श? आगे से नक्श ने पल्लवी का माथा चूम कर कहा, एक बहुत पुरानी उधारी चुकानी है मेरी जान। एक ऐसा कचरा साफ करना है जिसने तुम्हारी सांसें छीनने की कोशिश की। तुम बस मेरा इंतजार करना। पल्लवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे रोका नहीं। वो जानती थी कि उसका बादशाह जब किसी को सजा देने निकलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसके बाद नक्श सीधा एयरपोर्ट पहुंचा और उसने अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली के लिए उड़ान भर ली। दिल्ली का आसमान आज बहुत धुंधला और काला था। सर्दियों की सर्द हवाएं चल रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शाह एम्पायर का काफिला मौजूद था, लेकिन आज इन गाड़ियों पर देवराज शाह का नहीं, नक्श शाह का हुक्म चल रहा था। नक्श की गाड़ी सीधे लुटियंस दिल्ली के उस सबसे महंगे और आलीशान इलाके में पहुंच गई जहां देवराज शाह का 500 करोड़ का महल शाह मैंसन सीना तान कर खड़ा था। मैंसन के अंदर आज एक बहुत बड़ा जश्न चल रहा था। देवराज शाह ने एक बहुत ही महंगा इटालियन सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था। वो अपने कुछ खास विदेशी इन्वेस्टर्स और राजनेताओं के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, जबकि नक्श पिछले 2 दिन में उसको ये विश्वास दिला दिया था कि पल्लवी की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। तभी मैंशन के भारी ओक की लकड़ी के दरवाजे पर एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ वो दरवाजा खुला। जश्न का म्यूजिक अचानक बंद हो गया। दरवाजे पर एक हाथ में जेब डाले, आंखों पर साक्षात यमराज का खौफ लिए नक्श शाह खड़ा था। उसके पीछे काशीनाथ जी और 20 भारी भरकम काले कपड़ों में कमांडोज थे जिनकी बंदूकों पर साइलेंसर लगे हुए थे। मैंशन में मौजूद सारे मेहमान नक्श की वो खूंखार और चीर देने वाली एंट्री देखकर सहम गए। देवराज शाह ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, उसके होठों पर एक बहुत ही घमंडी, शैतानी और झूठी मुस्कान तैर गई। देवराज शाह ने अपना शैंपेन का ग्लास टेबल पर रखा और अपनी बाहें फैलाकर नक्श की तरफ बढ़कर कहा, आओ मेरे बेटे आओ, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मुझे खबर मिली है कि वो गांव की लड़की, वो पल्लवी, अब इस दुनिया में नहीं रही।
मुझे बहुत अफसोस है बेटे, लेकिन कोई बात नहीं। ये दुनिया, ये शाह एम्पायर तुम्हारा है। अब तुम एक असली और ताकतवर शाह बनोगे। ये कहते हुए देवराज ने नक्श को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नक्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और देवराज शाह के सीने पर एक ऐसा जोरदार खौफनाक धक्का मारा कि वो 65 साल का बिजनेस टाइकून लड़खड़ाता हुआ पीछे रखी उस कांच की टेबल से जा टकराया। टेबल टूट गई। शैंपेन की बोतलें फर्श पर बिखर गई। देवराज शाह ने हैरान और गुस्से में फटी हुई आंखों से नक्श को देखकर कहा, ओह। पूरे मेंशन में चीख पुकार मच गई। विदेशी मेहमान और नेता डर के मारे पीछे हट गए। तभी देवराज शाह पागलों की तरह चीख कर बोला, यह क्या बदतमीजी है नक्श? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू अपने ही बाप पर हाथ उठा रहा है। गार्ड्स, गार्ड्स इसे पकड़ो। उसका ये ऑर्डर सुनते ही देवराज शाह के दर्जनों पर्सनल गार्ड्स अपनी बंदूकें तानने ही वाले थे कि तभी नक्श के पीछे खड़े कमांडोज ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल्स उन गार्ड्स पर तान दी। तभी काशीनाथ ने दहाड़ कर हुक्म देकर कहा, अपनी बंदूकें नीचे डाल दो। आज से इस मेंशन में सिर्फ और सिर्फ नक्श शाह का हुक्म चलेगा। देवराज के गार्ड्स जब काशीनाथ जी को नक्श के साथ देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने चुपचाप अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। वहीं देवराज शाह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपने फटे हुए कोट को ठीक करके खड़ा हुआ। देवराज ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, काशीनाथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गद्दारी करने की? तुम भूल गए हैं कि तेरी बीवी और बेटी मेरी कैद में है। मैं उन्हें जिंदा जला दूंगा। उसकी ये धमकी सुनते ही नक्श ने जोर जोर से एक बहुत ही खौफनाक और खुरदरी आवाज में हंसकर कहा, कैद? नक्श अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले बहुत ही शांत, मौत जैसी चाल चलकर देवराज शाह के बिल्कुल करीब आ गया। नक्श ने अपने बाप की आंखों में सीधा देखकर कहा, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी देवराज शाह। तूने सोचा कि जारवा का जहर देकर, 5 करोड़ की सुपारी देकर मेरी पल्लवी को मार देगा। मुझे पता भी नहीं चलेगा। तूने सोचा कि तू मेरे वफादारों को ब्लैकमेल करके उन्हें गद्दार बना लेगा। उसकी ये बात सुनकर देवराज शाह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि नक्श को ये सब कैसे पता चला। उसने तो सारी कड़ियां मिटा दी। देवराज का दिमाग सुन पड़ने लगा। तभी नक्श ने देवराज के चेहरे पर बिल्कुल करीब आकर फुसफुसा कर कहा, तेरी वो कैद 2 दिन पहले राख हो चुकी है। काशीनाथ जी का परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। और रही बात तेरी उस साजिश की, तो सुन ले, मेरी पल्लवी जिंदा है। मैंने उसे मौत के मुंह से खींच लिया है। तेरा वो जहर, तेरी वो साजिश मेरी मोहब्बत के आगे घुटने टेक चुकी है, जिंदा है। ये सुनते ही देवराज शाह का सारा गुरूर, सारी होशियारी एक झटके में हवा हो गई। उसका प्लान फेल हो चुका था। लेकिन देवराज शाह एक बहुत ही खाग और बेशर्म इंसान था। उसने जब देखा कि उसका राज खुल चुका है तो उसने अपना वो बाप होने का आखिरी कार्ड खेलने की कोशिश की। देवराज शाह ने बेशर्मी से चिल्लाकर अपना गुनाह कबूल करके कहा, हाँ, मैंने ही दिया था उसे जहर। मैंने ही उस मनहूस लड़की को मारने की सुपारी दी, क्योंकि वो 2 कौड़ी की लड़की मेरे शाह एम्पायर की बहू बनने के लायक नहीं थी। वो तुझे कमजोर कर रही थी नक्श। मैं तेरा बाप हूं। मैंने जो भी किया तेरे और तेरे इस एम्पायर के भले के लिए किया है। लेकिन इससे पहले कि देवराज अपना वाक्य पूरा कर पाता, नक्श शाह ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अपने सगे बाप के मुंह पर एक ऐसा जोरदार कान फाड़ देने वाला खौफनाक थप्पड़ मारा कि देवराज शाह का सिर पूरी तरह से घूम गया। वो वापस उसी टूटे हुए कांच पर जा गिरा। थप्पड़ की गूंज पूरे मेंशन में किसी बम की तरह गूंज गई। तभी नक्श ने एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ कर कहा, तू मेरा बाप नहीं है। तू एक हैवान है। जो इंसान दौलत के लिए एक मासूम लड़की की जान ले ले, वो किसी का बाप नहीं हो सकता। तूने सबसे पहले मेरी माँ की जान ली, फिर मेरी पल्लवी को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे वो मौत दूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। ये कहकर उसने उसके गले की नसें तन गई। तभी देवराज शाह खून थूक कर उठा। पागलों की तरह हंस कर बोला, तो मुझे मारेगा? तो मुझे कोई सजा नहीं दे सकता नक्श। ये शाह एम्पायर मेरा है, ये मेंशन मेरा है, पुलिस और नेता मेरी जेब में है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन उसकी बात सुनकर नक्श के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और कातिल मुस्कान आ गई।
नक्श ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाल कर कहा, तेरा एम्पायर तेरी दौलत। ये कहकर उसने मेंशन के उस विशाल हॉल में लगे एक बहुत बड़े स्मार्ट टीवी की तरफ और रिमोट किया और बटन दबा दिया, जिससे टीवी स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर शाह इंडस्ट्रीज के शेयर मार्केट का लाइव चार्ट चल रहा था। देवराज शाह ने जैसे उस स्क्रीन को देखा, उसकी सांसों गले में अटक गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। स्क्रीन पर शाह इंडस्ट्रीज के शेयर जो कल तक आसमान छू रहे थे, वो लाल रंग के एक खौफनाक तीर की तरह सीधे जीरो तक गिर गए थे। ये देखकर देवराज ने घबरा कर कहा, ये ये क्या है? ये कहकर वो हकलाने लगा। तभी आगे से नक्श ने अपने हाथ बांधकर एक बहुत ही सुकून भरे से कहा, ये तेरी मौत का चार्ट है देवराज शाह। पिछले 40 घंटों में मैंने तेरे उन सारे स्विस बैंक अकाउंट को हैक करके तेरा सारा 80% कैश और ब्लैक मनी पल्लवी के नाम पर एक अनाथालय ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तेरा खजाना खाली हो चुका है। उसकी यह बात सुनकर आगे से देवराज ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, क्या बकवास है ये? मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुझे ऐसा नहीं करने देंगे। तभी नक्श ने एक और बटन दबाकर कहा, तुम्हारे डायरेक्टर्स? उसका बटन दबते ही टीवी स्क्रीन पर उन 12 डायरेक्टर्स के इस्तीफे, उनके साइन किए हुए लीगल पेपर्स की कॉपी फ्लैश होने लगी। तभी नक्श ने देवराज से कहा, मैंने कल रात ही तेरी सारी काली करतूत घोटालों की फाइल्स भेज दी थी। उन्हें पता था कि अगर वो तेरे साथ रहेंगे तो जेल जाएंगे। उन्होंने रातों रात अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए। शाह इंडस्ट्रीज का अब 90% ओनरशिप मेरे पास है। देवराज शाह अपना सिर पकड़कर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसका दिमाग फट रहा था। 40 साल की कमाई, उसका वो गुरूर एक झटके में उसके अपने बेटे ने राख कर दिया। नक्श ने अपना फोन से एक पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर कास्ट करके कहा, और रही बात इस मेंशंस की, तूने खुद मुझे इस एम्पायर का लीगल एक्सेस दिया था। मैंने इस मेंशंस की रजिस्ट्री को लीगल तरीके से कैंसिल करके इसे शाह टेस्ट के नाम कर दिया है। आज से मेंशन एक फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनेगा और जो जो मेरी माँ की तरह कोई भी बिना इलाज के ना मर सके। उसकी यह बात सुनकर देवराज शाह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो इंसान जिसके एक इशारे पर करोड़ों के वारे न्यारे होते थे, वो अब सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों का मालिक रह गया था। उसके बैंक अकाउंट्स, उसकी सारी गाड़ियां, उसकी कंपनी, उसका महल, सब कुछ छिन चुका था। देवराज शाह ने रोकर कहा, तूने ये क्या कर दिया नक्श? ये कहते वो अपने ही बेटे के पैरों में गिर पड़ा। उसका वो सारा गुरूर, वो नवाबियत अब आंसुओं में बहने लगी थी। उसने सिसक कर कहा, तूने अपने ही बाप को सड़क पर ला दिया। मैं बर्बाद हो गया नक्श। मुझे मत मारो, मुझे मेरा एम्पायर वापस दे दो। उसका गुरूर पूरी तरह से खत्म हो गया था। नक्श ने देवराज शाह को अपने पैरों में झटक दिया। नक्श ने एक बहुत ही बेरहमी और ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुझे मारा नहीं है देवराज शाह, क्योंकि मौत तो एक पल का दर्द होती है। तूने मेरी पल्लवी को सड़क का कचरा कहा था ना, तूने उसकी गरीबी का ताना दिया था। अब तू समझेगा कि सड़क के धूल फांकना क्या होता है। ये कहते हुए नक्श ने काशीनाथ जी की तरफ देखा। उनकी ये तरफ देखकर आखिरी और सबसे खौफनाक हुक्म सुनाकर कहा, काशीनाथ जी, इस इंसान के बदन से इटालियन कोट और इसके सोने की घड़ी उतार लीजिए और इसे धक्के मारकर इसी वक्त मेरे मेंशन से बाहर निकलवा दीजिए। इसके पास फूटे कोड़े भी नहीं होने चाहिए। उसकी ये बात सुनकर देवराज शाह पागलों की तरह चीखने और रोने लगा। उसने सिसक कर कहा, नहीं नहीं नक्श, ऐसा मत कर, मैं तेरा बाप हूं। लेकिन वहां किसी और उस हैवान पर तरस नहीं आ रहा था। तभी कमांडोज आगे बढ़े। उन्होंने बहुत ही बेदर्दी से देवराज शाह का वो लाखों का कोट उतार लिया, उसकी रोलेक्स की घड़ी भी छीन ली। चलो बाहर। कमांडोज ने 65 साल के उस घमंडे टाइकून को कॉलर से पकड़ा और उसे उसी संगमरमर के फर्श पर घसीटते हुए मेंशन के मुख्य दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगे। देवराज शाह चीख रहा था, गालियां दे रहा था, फिर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला आज यहाँ कोई नहीं था। यह विदेशी मेहमान और नेता जो कुछ देर पहले देवराज शाह के साथ जाम टकरा रहे थे, वो चुपचाप सिर झुकाए वहां से खिसक गए। उन्हें पता था कि इस शहर का नया और असली बाप नक्श शाह है और देवराज शाह अब एक डूबता हुआ जहाज है। वहीं कमांडोज ने मेंशंस के बड़े लोहे के गेट खोले।
बाहर दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड थी और धूल भरी सड़क। कमांडोज ने देवराज शाह को हवा में उठाकर सीधा उस पक्की सड़क की धूल और कीचड़ में फेंक दिया। देवराज शाह के घुटने छिल गए। उसका वो महंगा रेशमी कुर्ता धूल में सन गया था। काशीनाथ जी ने गेट पर खड़े होकर एक खौफनाक चेतावनी देकर कहा, आज के बाद अगर इस मैंसन के आसपास भी दिखा तो कुत्तों से नुचवा कर मार दूंगा। निकल यहां से भिखारी। मैंसन के वो भारी लोहे के गेट पर एक खौफनाक आवाज के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो बंद हो गए। देवराज शाह, हिंदुस्तान का वो सबसे रईस और खूंखार इंसान, आज दिल्ली की उस ठंडी और धूल भरी सड़क पर फटे हुए कपड़ों में एक लावारिस भिखारी की तरह बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने किस आग से खेलने की कोशिश की थी। उसे पल्लवी की वो सादगी और नक्श का फटीचर रूप अब अपने गुरूर पर एक सबसे बड़े तमाचे की तरह महसूस हो रहा था। मैंशन के अंदर नक्श शाह उस बड़ी सी कांच की खिड़की से अपने बाप को धूल में घसीटता हुआ देख रहा था। नक्श के चेहरे पर कोई खुशी या जश्न नहीं था, बस एक बहुत ही गहरा सुकून था। उसने अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी पल्लवी की लिए दुनिया की हर एक ताकत, हर दरिंदे और अपने ही खून से बगावत कर दी। आज उसने ये साबित कर दिया कि एक सच्चे प्यार के आगे हजारों करोड़ों का शाह एम्पायर भी सिर्फ एक रेत का महल है। नक्श ने अपना फोन निकाला और पल्लवी का नंबर डायल किया। नक्श की आवाज अब उस फटीचर आशिक वाली कोमल और प्यार से भरी थी। जैसे ही पल्लवी ने फोन उठाया, उधर से नक्श ने प्यार से कहा, हेलो मेरी जान, मैंने वो सारा कचरा साफ कर दिया। अब इस दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं बचा जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी पल्लवी ने सुकून भरी आवाज के साथ कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ नक्श, जल्दी वापस आ जाओ। नक्श ने मुस्कुरा कर कहा, बस आ रहा हूँ मेरी जान। इसके बाद नक्श मुड़ा और मेंशन से बाहर निकल गया। अब कोई खून खराबा नहीं, कोई साजिश नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ पल्लवी का प्यार, वो पुरानी खटारा साइकिल, कंटीन की वो कटिंग चाय और एक ऐसी जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी जहां दौलत का कोई काम नहीं था। अब नक्श के दिल में कोई नफरत नहीं, कोई साजिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पल्लवी के पास लौटने के लिए वो बेताबी थी, जो एक मुसाफिर को अपने घर की चौखट देखकर होती है। दिल्ली एयरपोर्ट से अपना प्राइवेट जेट लेकर नक्श जल्दी से हैदराबाद वापस लौट आया। अपोलो हॉस्पिटल के उस वीआईपी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कमरे में सुबह की गुनगुनी धूप खिड़की से छनकर आ रही थी। पल्लवी अब वेंटिलेटर और उस खौफनाक मशीनों से पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। वो तकिए के सहारे बैठी थी। सुमित्रा माँ उसके पास बैठकर उसके बालों में बहुत ही प्यार से कंघी कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, नक्श शाह अंदर दाखिल हुआ। पल्लवी की नजरें दरवाजे पर ही जम गई। नक्श ने आज वो खून से सनी हुई हुडी या कोई महंगा कोट नहीं पहना था। उसने आज अपनी वही पुराने नीले रंग की चेक शर्ट, नीचे घिसी हुई जींस की पैंट पहनी थी। फिर वो अपनी पल्लवी का वही पुराना फटीचर नक्श बन गया था। उसको देखते ही पल्लवी ने खुशी से कहा, तुम आ गए। पल्लवी की आंखों में आंसुओं की एक नई चमक आ गई थी। तभी नक्श के कदम तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ गए। उसने सुमित्रा माँ के पैर छुए और सीधा पल्लवी के पास बैठ गया। उसने पल्लवी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर चूम लिया। नक्श ने पल्लवी के माथों पर अपना सिर टिकाकर बहुत ही धीमी और सुकून भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना मेरी जान, मैं कचरा साफ करके लौट जाऊंगा। अब इस दुनिया में ऐसा कोई साया नहीं बचा जो हमारी इन सांसों के बीच आ सके। सुमित्रा माँ ने प्यार से नक्श के सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई ताकि उन दोनों को कुछ पल अकेले मिल जाए। तभी पल्लवी ने नक्श के गालों को छूकर पूछा, सब खत्म हो गया ना नक्श? आगे से नक्श ने पल्लवी की आंखों में डूब कर कहा, सब कुछ, अब कोई खौफ नहीं। अब तुम सिर्फ हो और मैं हूं। हमारी वो खटारा साइकिल और वो कंटीन की चाय। तुम्हें जल्दी से ठीक होना है पल्लवी, तुम्हारे बिना वो चाय मुझे बिल्कुल फीकी लगेगी। उसकी यह बात सुनकर पल्लवी खिलखिलाकर हंसने लगी। 15 साल की साजिश, अंधेरों में, खदानों में मौत के जहर के बाद ये हंसी उस कमरे में बिना फरिश्ते की दुआओं जैसी लग रही थी। अगले ही कुछ हफ्तों तक नक्श एक पल के लिए भी पल्लवी से दूर नहीं हुआ और खुद अपने हाथों से उसे दवाइयां देता, सुमित्रा माँ के हाथों का बना खाना खिलाता और उसे हंसाने के लिए जय और समृद्धि के साथ मिलकर खूब मस्ती करता।
पल्लवी की सेहत में बड़ी तेजी से सुधार होने लगे और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। इधर जब हैदराबाद में प्यार और सुकून की एक नई दुनिया बस रही थी, उधर दिल्ली में उन सर्द और बेरहम सड़कों पर एक इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक और रुला देने वाले नर्क से गुजर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि देवराज शाह था। वो इंसान जिसके एक इशारे पर चार्टर्ड प्लेन उड़ते थे, जिसके लिए दुनिया के सबसे महंगी शेफ खाना बनाने आते थे, जिसके लिए आज वो इंडिया गेट पर कनॉट प्लेस की उन चौड़ी सड़कों पर किनारों पर एक भिखारी की तरह बैठा था। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड देवराज शाह की हड्डियों को चीर रही थी। उसके बदन पर वो रेशमी कुर्ता अब मैला फटा हुआ और जगह जगह से तार तार हो चुका था। शुरुआत के कुछ दिनों तक देवराज शाह का गुरूर जिंदा था। उसे लगा था कि उसके पुराने दोस्त, नेता या बिजनेस पार्टनर उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब वो उनके महलों के बाहर गया तो गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नक्श शाह मतलब शाह एम्पायर के नए और खूंखार बादशाह से दुश्मनी मोल कोई नहीं लेना चाहता था। भूख क्या होती है, प्यास से गला कैसे सूखता है और कड़ाके की ठंड में जब पास में कंबल ना हो तो शरीर कैसे कांपता है, ये सब देवराज शाह ने अपनी 65 साल की जिंदगी में पहली बार महसूस किया था। एक रात जब देवराज एक लंगर के बाहर लाइन में लगकर मुफ्त का खाना खा रहा था, तो उसकी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक छोटी सी गरीब बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची अपने पिता से लिपटकर सूखी रोटी खा रही थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और प्यार था। उस बच्चे को देखकर देवराज शाह के हाथों से वो खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। उसका दिमाग एक झटके में 20 साल पीछे चला गया। उसे अपना बेटा नक्श की याद आ गई थी। जब नक्श छोटा था, दौड़कर अपने पिता के गले लगता था। देवराज को याद आया कि कैसे उसने दौलत और गुरूर के अंधेपन में अपने उसी बेटे और पत्नी को अपने से दूर कर दिया था। उसने खुद को कोस कर कहा, मैंने ये क्या कर दिया? देवराज शाह नहीं। और उस सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने रोकर कहा, मेरे बेटे ने मुझे प्यार दिया था, मैंने उसकी उसकी माँ छीन ली। उसे सिर्फ एक मशीन बनाने की कोशिश की। उसने उस गांव की लड़की में वो सादगी और प्यार ढूंढा जो मैंने कभी उसे नहीं दिया। और मैंने मैंने उसी लड़की को मारने की भी कोशिश की। मैंने अपने खून को दर्द दिया। सड़क की वो ठोकरें, वो भूख, वो लावारिस जिंदगी देवराज शाह के अंदर के उस हैवान लालची शाह को पूरी तरह से मार चुकी थी। उसके गुरूर का वो शीश महल टूट कर चकनाचूर हो गया था। अब वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं, वो सिर्फ एक तड़पता हुआ पछतावे की आग में जलता हुआ बाप था, जिसे अब अपने बेटे की अहमियत समझ आ रही थी। देवराज शाह ने रोकर आसमान की तरफ देखकर कहा, मुझे नक्श से माफी मांगनी होगी। मुझे उस बच्चे के पैरों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, चाहे वो मुझे जान से क्यों न मार दे। ये फैसला करके देवराज शाह ने दिल्ली के हैदराबाद से सफर पैदल ट्रकों से लिफ्ट मांगकर ठोकरें खाकर तय करना शुरू किया। वहीं उधर हैदराबाद के मौसम में अब हल्की सी गर्माहट आ चुकी थी। पल्लवी अब पूरी तरह से ठीक होकर वापस कॉलेज जाने लगी थी। आज रविवार का दिन था। पल्लवी, नक्श, जय, समृद्धि, सुमित्रा माँ सब मिलकर राठौड़ हवेली के उस बड़े से हरे भरे बगीचे में बैठे थे। नक्श और जय मिलकर मस्ती कर रहे थे। पल्लवी सुमित्रा माँ के साथ मिलकर पौधों को पानी दे रही थी। माहौल बहुत ही खुशनुमा और हंसी मजाक से भरा हुआ था। तभी राठौड़ हवेली के भारी लोहे के गेट के पास कुछ हलचल हुई। गार्ड किसी बूढ़े और फटेहाल भिखारी को धक्के मारकर निकाल रहे थे। तभी एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, अरे हटो यहाँ से, चलो भागो, ये कोई धर्मशाला है क्या? लेकिन वो बूढ़ा आदमी गार्ड्स के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था। मुझे सिर्फ एक बार मेरे बेटे से मिलने दो, मुझे पल्लवी बिटिया से मिलना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। नक्श के तेज कानों ने आवाज सुन ली। वो आवाज बहुत कमजोर, फटी हुई और कांपती हुई थी, और लेकिन नक्श के खून ने उस आवाज को एक सेकंड में पहचान लिया। नक्श के हाथ में पकड़ा हुआ कप जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर अचानक पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखें गेट की तरफ घूम गई। पल्लवी ने भी नक्श के चेहरे की ओर रंगत देखी और वो घबराहट गेट की तरफ देखने लगी। तभी नक्श ने अपनी भारी आवाज में कहा, गार्ड्स रुक जाओ, और वो तेज कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। पल्लवी और सुमित्रा माँ भी उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही गार्ड्स पीछे हटे, नक्श के सामने वह नजारा था, उसे देखकर पैरों तले की उसकी जमीन खिसक गई।
सामने मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ, फटे हुए कपड़ों में, पैरों में बिना जूतों के एक हड्डियों का ढांचा बन चुका बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूप और भूख से झुलस चुका था। और देवराज शाह था, दुनिया का कभी सबसे ताकतवर इंसान, आज एक कीड़े में बदतर हालात में अपने बेटे के बाहर, घर के बाहर खड़ा था। नख के होठों से अनजाने में वो शब्द निकल गया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने धीरे से कहा, पापा। देवराज शाह ने जैसे नक्श को देखा, उसकी सूखी और धंसी हुई आंखों ने आंसुओं का एक खौफनाक सैलाब फूट पड़ा। वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे वो 65 साल का बाप अपने 21 साल के बेटे के कदमों में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसने धड़ाम से गिरकर कहा, नक्श मेरे बेटे। देवराज शाह ने नक्श के जूतों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, अपना माथा उन जूतों पर रगड़ रगड़ कर पागलों की तरह रोने लगा। तभी नक्श ने घबरा कर पीछे हटकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? नक्श के अंदर का वो गुस्सा, वो कड़वाहट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसे याद था कि इसी इंसान ने पल्लवी को जारवा का जहर दिया था। नक्श ने गुस्से में अपने पैर वापस खींच लिए थे। नक्श की आवाज में वही पुराना हैवान लौट आया था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने कहा था ना कि अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आई तो कुत्तों से नचवा दूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी पल्लवी को फिर से मारने? लेकिन आगे से देवराज शाह फर्श पर घुटनों के बल बैठे, हाथ जोड़कर बिलखने लगा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं मेरे बेटे नहीं, मैं वो खूंखार देवराज शाह नहीं हूँ। वो देवराज शाह उन दिल्ली के सड़कों पर भूख और ठंड से मर चुका है। मैं तो सिर्फ एक अभागा पापी पछतावे की आग में जलता हुआ बाप हूँ। तभी देवराज की नजर पल्लवी पर पड़ी। देवराज शाह घुटनों के बल रेंग कर पल्लवी के पास गया और उसने पल्लवी के पैर पकड़ लिए। देवराज शाह फूट फूट कर रोने लगा। तभी देवराज की नजर पल्लवी पर पड़ी। देवराज शाह घुटनों के बल रेंग कर पल्लवी के पास पहुंच चुका था। उसने पल्लवी के पैर पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि तेरी उस सादगी, तेरा उस निर्मल प्यार को देख नहीं पाया। तूने मेरे बेटे को प्यार दिया जो मैं जिंदगी भर नहीं दे सका, और मैंने हैवान बनकर तेरी जान लेने की कोशिश की। मुझे सजा दे दे बिड़िया, मुझे पुलिस के हवाले कर दे, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, लेकिन प्लीज अपने इस बाप को माफ कर दे। वहीं देवराज शाह की हालात देखकर सुमित्रा माँ जय समृद्धि की आंखों में आंसू आ गई, लेकिन नक्श का खून खोल रहा था। नक्श ने चिल्लाकर कहा, गार्ड्स, इसे उठाकर बाहर फेंको। इसके लिए इन घाली आंसू पर भरोसा करना मत करना पल्लवी, ये एक सांप है, सांप। नक्श ने आगे बढ़कर देवराज शाह को कॉलर से पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पल्लवी को शांत लेकिन बहुत ही मजबूत कोमल आवाज गूंज गई, रुक जाओ नक्श। उसकी आवाज सुनते ही नक्श के हाथ रुक गए। उसने हैरानी से पल्लवी की तरफ देखा। तभी पल्लवी धीरे से आगे बढ़ी। उसने नक्श के हाथों को देवराज शाह के कॉलर से हटा दिया। फिर वो धूल और कीचड़ से सने हुए देवराज शाह के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई। ये देखकर नक्श तड़प उठा। उसने पल्लवी से कहा, पल्लवी ये तुम क्या कर रही हो? इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसकी आवाज सुनते ही पल्लवी ने नक्श की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक बहुत ही गहरी समझदारी और ममता थी जो उसे सुमित्रा माँ ने विरासत में मिली थी। पल्लवी ने बहुत ही प्यार से कहा, नक्श, सजा देने से बड़ा है माफ करने वाला। मैंने 15 साल एक गांव में बिताए। मैंने देखा कि जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाता है तो उसके पास सिर्फ एक सच बचता है। तुम इनकी आंखों में देखो नक्श, ये वो खूंखार बिजनेस टाइकून नहीं, ये एक बाप है जो अपनी गलती की आग में जलकर पूरी तरह से राख हो चुके हैं। पल्लवी ने अपने कोमल हाथों से देवराज शाह के उस धुले हुए, धूल से सने हुए आंसुओं से भीगे चेहरे को ऊपर उठाया। उसने धीरे से कहा, पापा जी। पल्लवी के मुंह से इस शब्द निकलते ही देवराज शाह का दिल फट गया। वो जोर जोर से रोने लगा। पल्लवी ने अपने दुपट्टे से देवराज शाह के आंसू पोंछे और कहा, रोइए मत पापा जी। आपने जो किया वो उस दौलत के गुरूर ने करवाया, लेकिन आज आप उस गुरूर को छोड़कर आ गए हैं। अगर हम आपको आज भी ठुकरा देंगे तो हम में और उस नफरत में क्या फर्क रह जाएगा? मेरी सुमित्रा नाम माँ ने मुझे सिखाया है कि परिवार को जोड़ना सबसे बड़ा धर्म है।
मैंने आपको माफ किया, पूरे दिल से माफ किया। पल्लवी की ये बातें सुनकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें छलक उठी। देवराज शाह ने कांपते हुए हाथों से पल्लवी के सिर पर हाथ रखकर कहा, तू कोई इंसान नहीं, तू साक्षात देवी है मेरी बच्ची। मेरे बेटे की किस्मत है जो इसे तेरे जैसी जीवन साथी मिली। पल्लवी अपनी जगह से उठी और उसने नक्श का हाथ पकड़ लिया। नक्श की आंखों में अभी भी कड़वाहट थी। वो मुंह फेर कर खड़ा था। पल्लवी ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा, नक्श, तुम्हारी इस पल्लवी ने तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मांग रही हूँ। अपने इस गुस्से को, इस नफरत को आज हमेशा के लिए खत्म कर दो। एक बेटे को अपने बाप से दूर रहने का कोई हक नहीं। इन्हें माफ कर दो नक्श, प्लीज, मेरे लिए। उसकी यह बात सुनकर नक्श ने पल्लवी की आंखों में देखा, जिनमें दुनिया भर का प्यार, करुणा भरी थी। नक्श का वो पत्थर जैसा दिल पल्लवी की उस ममता के आगे पिघल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके गालों में से एक गर्म आंसू ढुलक कर नीचे पड़ गया। नक्श ने अपनी आंखें खोली और वो धीरे धीरे देवराज शाह के पास गया। नक्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बहुत ही भारी आवाज में कहा, उठिए। देवराज शाह ने कांपते हुए नक्श का हाथ पकड़ा और वो खड़ा हुआ। उसने धीरे से नक्श से पूछा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया मेरे बेटे? देवराज शाह ने डर डर कर पूछा था, लेकिन आगे से नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस आगे बढ़कर अपने उस बूढ़े, फटे हाल और कांपते हुए बाप को अपने मजबूत सीने से कसकर लगाकर कहा, माफ कर दिया पापा, सब माफ कर दिया। ये कहते हुए नक्श दहाड़ मार मार कर रोने लगा। बाप बेटे का ये मिलन देखकर आसमान भी सुकून की सांसें ले रहा था। 15 साल की वो साजिश, वो नफरत, वो जहर, सब कुछ आंसुओं के इस सैलाब में धुलकर हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया था। सुमित्रा माँ ने आगे बढ़कर देवराज शाह के सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से ये घर आपका है भाई साहब, हम भी एक ही परिवार हैं। उन दिनों के बाद देवराज शाह की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपना वो शाह एम्पायर वापस नहीं मांगा। उन्होंने नक्श से कह दिया कि वो दौलत अब सिर्फ अनाथ और गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगी। देवराज शाह अब राठौड़ हवेली में सुमित्रा माँ पल्लवी नक्श के साथ रहने लगे। वो इंसान जो कभी 500 करोड़ के महल में रहता था, आज वो सुबह उठकर सुमित्रा माँ के साथ बगीचे में पौधों को पानी देता, जय और नक्श के साथ चाय पीता, पल्लवी के लिए अपने हाथों से सूप बनाता, और उनके चेहरे पर वो सुकून था जो उन्हें अरबों की दौलत कमा कर नहीं मिला था। इधर नक्श और पल्लवी के कॉलेज की जिंदगी फिर से अपनी उसी खूबसूरत पटरी पर लौट आई थी। नक्श ने अपना वो फटीचर वाला रूप कभी नहीं छोड़ा। वो आज भी अपनी पुरानी साइकिल पर पल्लवी को पीछे बिठाकर कॉलेज जाता था। जय और समृद्धि अब बिना किसी खौफ के अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। कबीर और अदिति, आदिल नवाब हमेशा के लिए अपाहिज होकर शहर छोड़ चुके थे। कॉलेज के वो दिन, असाइनमेंट, कंटीन की गपशप, एग्जाम की टेंशन और चोरी छुपे मिलने वाले रोमांटिक पलों में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। आज सेंट थॉमस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। पूरा कॉलेज सजा हुआ था। पल्लवी और नक्श ने वो काले रंग के ग्रेजुएशन गाउन और हेड्स पहने हुए थे। जब स्टेज पर पल्लवी और नक्श का नाम पुकारा गया तो सामने ऑडियंस में बैठे देवराज शाह, सुमित्रा माँ, पल्लवी के पिता दर्शन कपूर, नाना वीर प्रताप राठौड़ और मयंक मामा खुशी से तालियां बजा रहे थे। तभी जय और समृद्धि ने जोर से सीटियां बजाई। नक्श ने अपनी डिग्री हाथ में ले ली और स्टेज पर ही पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे एक बहुत ही प्यारा सा चुंबन कर लिया, जिसे देखकर पूरा कॉलेज हूटिंग करने लगा। शाम को हवेली में एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट जश्न रखा गया था। सुमित्रा माँ देवराज शाह और दर्शन कपूर के साथ सोफे पर बैठे हुए चाय पी रही थी। तभी देवराज शाह ने दर्शन कपूर से मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देवराज जी। मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं और उसे अब दुल्हन के लिबास में मैं देखना चाहता हूँ। देवराज शाह ने दर्शन कपूर की तरफ देखकर पूछा था, भाई साहब, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। इन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता।
मुझे लगता है कि अब हमें इस कच्चे रिश्ते को एक मुकम्मल नाम दे देना चाहिए। उसकी बात सुनकर दर्शन कपूर बड़े खुश हो गए थे। वहीं सुमित्रा माँ की आंखों भी खुशी से भर गई थी। उन्होंने खुशी से झूम कर कहा, तो फिर देर किस बात की भाई साहब, पंडित जी को बुलवाइए और कोई भी शुभ मुहूर्त निकलवाइए। हमारे नक्श और पल्लवी की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। ये बात जब नक्श और पल्लवी के कानों में पड़ी, जो दूर बालकनी में खड़े होकर तारों को देख रहे थे, पल्लवी शर्म से लाल हो गई। उसने अपना चेहरा नक्श के सीने में छुपा लिया। नक्श जोर से हंसा। उसने पल्लवी को अपनी बाहों में कस लिया। नक्श ने पल्लवी के कानों में एक बहुत ही खुरदरी लेकिन प्यार भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा, तैयार हो जाओ मेरी जान। दिल्ली की उस फटीचर सड़क से लेकर राठौड़ हवेली तक का सफर हमने तय कर लिया है। अब इस बादशाह को सिर्फ तुझे अपनी दुल्हन बनते हुए देखना है। हमारी शादी इस शहर का सबसे खूबसूरत त्योहार होगी। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने अपना सिर उठाया और नक्श की उन गहरी आंखों में देखा, जिनमें अब कोई हैवानियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मुकम्मल प्यार का समंदर हिलोरे मार रहा था। अतीत के सारे साजिश, जहर, नफरत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब आने वाले कल में सिर्फ शहनाइयों की गूंज, मेहंदी की खुशबू, नक्श शाह की उस पल्लवी का राज होने वाला था। देवराज शाह, दर्शन कपूर और वीर प्रताप राठौड़ ने मिलकर इस शादी को हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा जश्न बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच शादी की डोर उस एक महान औरत के हाथों में थी, जिसने पल्लवी को अपनी कोख से नए जन्म देकर भी खून से ज्यादा प्यार दिया था, सुमित्रा माँ। शादी की रस्में शुरू हो गई। पूरा राठौड़ महल पीले गेंदे के फूल और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था। हल्दी की रस्म में कोई दिखावा नहीं था। पल्लवी ने एक बहुत ही साधारण लेकिन खूबसूरत पीली सूती साड़ी पहनी थी। उसके चेहरे पर महंगे मेकअप की कोई जरूरत नहीं थी। उसके गालों पर जो कुदरती ह- और खुशी की लाली थी, वो किसी भी जेवर से ज्यादा कीमती थी। सुमित्रा माँ ने अपने हाथों से पल्लवी के गालों पर हल्दी लगाई। उनके पीछे देवराज शाह और दर्शन कपूर खड़े थे, जिनकी आंखों में आज सिर्फ सुकून के आंसू थे। तभी ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच नक्श शाह की एंट्री हुई। नक्श ने आज कोई ब्रांडेड इटालियन सूट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सादा सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना था। उसके चेहरे पर हल्दी लगी हुई थी और वो सीधा आकर पल्लवी के सामने बैठ गया। पल्लवी ने हंसकर नक्श की नाक पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर कहा, क्या बात है मेरी बादशाह, आज तो तुम सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। नक्श ने बहुत ही कोमलता से पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसके हथेली पर अपनी उंगली से थोड़ी सी हल्दी लगाकर एक दिल बना दिया। नक्श ने पल्लवी की आंखों में खोकर कहा, ये शादी ही तो मेरा असली गुरूर है मेरी जान। तुम्हारे इस पीले रंग के आगे मेरी अरबों की दौलत भी फीकी है। पास ही खड़े जय और समृद्धि निशा ये देखकर खुशी से होटिंग करने लगे। जय ने मजाक करके कहा, अरे ओ रोमियो, हल्दी लगाने आए हो या भाभी को यहीं से भगा लेकर जाने का इरादा है। उसकी इस बात से पूरा परिवार ठहाके मारकर हंसने लगा। मेहंदी की रात को नक्श ने एक बहुत ही प्यारी सी जिद की। उसने मेहंदी लगाने वाले लड़कियों को किनारे कर दिया और खुद अपने हाथों से पल्लवी की हथेली पर मेहंदी की कीप से अपना नाम लिखा, नक्श की पल्लवी। इसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार नक्श ने उन खदानों के अंधेरे से लेकर अंडमान के जंगलों तक हर सांस के साथ किया था। हैदराबाद के सबसे शाही और ऐतिहासिक ताज फलकनुमा पैलेस को आज एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। आसमान से जैसे तारे जमीन पर उतर आए थे। मंडप के बीचों बीच नक्श शाह एक बहुत ही रॉयल सुनहरे और क्रीम रंग की शेरवानी पहने बैठा था। उसके सिर पर जो साफा था, वो किसी रियासत के राजा से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी शहनाई की धुन अचानक धीमी और बहुत ही रूहानी हो गई। दरवाजे से पल्लवी की एंट्री हुई। उसने एक बहुत ही खूबसूरत भारी और सुर्ख लाल रंग का राजपूती कपूर खानदान के पुश्तैनी लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर एक लाल घूंघट था। उसके एक तरफ सुमित्रा माँ चल रही थी और दूसरी तरफ जय और समृद्धि फूलों की चादर पकड़े हुए थे। पल्लवी के हर एक कदम के साथ नक्श की धड़कनें तेज हो रही थी। जब पल्लवी मंडप के पास आई तो नक्श अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पल्लवी ने बहुत ही नजाकत से अपना कांपता हुआ मेहंदी से सजा हुआ हाथ नक्श के उस मजबूत हाथ पर रख दिया। नक्श ने पल्लवी को मंडप में बैठाया और उसने फुसफुसा कर कहा, तुम आज सच में एक देवी लग रही हो पल्लवी।
उसकी यह बात सुनकर पल्लवी के होठों पर घूंघट के पीछे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान खिल उठी। इसके बाद शादी का सबसे भावुक पल तब आया जब पंडित जी ने कन्यादान के लिए आवाज दी। पंडित जी ने कहा, कन्या के पिता आगे आए। मंडप में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पल्लवी के जीवन में तीन ऐसे इंसान थे जिन्होंने उसे पिता का प्यार और दर्द दोनों दिए। तभी अचानक दर्शन कपूर, वीर प्रताप राठौड़ और सबसे हैरान कर देने वाली देवराज शाह भी एक साथ आगे आए। देवराज शाह ने हाथ जोड़कर सुमित्रा माँ और दर्शन कपूर की तरफ देखकर कहा, मैंने इस बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मुझे जिंदगी दी। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या मैं अपनी इस बेटी का कन्यादान कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा माँ की आंखें छलक आई। उन्होंने देवराज शाह का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बैठा लिया। सुमित्रा माँ, दर्शन कपूर, वीर प्रताप राठौड़ और देवराज शाह, इन चारों ने मिलकर उस पवित्र अग्नि के सामने पल्लवी का हाथ नक्श के हाथों में सौंप दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। नक्श और पल्लवी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पवित्र अग्नि में चारों तरफ 7 फेरे ले लिए। हर एक फेरे के साथ नक्श अपनी कसम दोहरा रहा था, मैंने तुम्हें आंसुओं में पाया था, आज मैं अपनी हर खुशी तुम्हारे नाम करता हूँ। जिस तरह मैंने मौत से लड़कर तुम्हें बचाया, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साया बनकर खड़ा रहूंगा। 7वें फेरे के बाद नक्श ने पल्लवी की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहना दिया। नक्श ने पल्लवी के माथे को चूम कर कहा, आज से तुम मेरी पल्लवी नहीं, शाह एम्पायर की महारानी और मेरी जिंदगी का इकलौता गुरूर है। तभी आसमान से गुलाब की पंखड़ियों की बारिश होने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट और आंसुओं से भीगी मुस्कुराहटों के बीच दो ऐसी रूह एक हो गई जिन्हें अलग करने के लिए पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया था। ऐसे ही खुशियों से भरे दिन गुजरते रहे। शादी एक साथ बाद दिल्ली और हैदराबाद के बीच शाह एम्पायर कपूर ग्रुप कोठोर खानदान अब एक ही नाम से जाने जाते थे। नक्श और पल्लवी ने मिलकर एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसमें कोई खौफ, कोई लालच, कोई गंदा काम नहीं। देवराज शाह, दर्शन कपूर, वीर प्रताप अपना पूरा वक्त अनाथालय और सुमित्रा माँ के साथ भगवान की भक्ति में गुजारते थे। निशा का रेस्टोरेंट अब पूरे भारत में मशहूर हो चुका था। जय अपनी मेहनत से एक बड़ी आईटी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था और समृद्धि अपने पढ़ाई पूरी करके पल्लवी के साथ बिजनेस संभाल रही थी। लेकिन इतनी दौलत, इतने रुतबे और इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद नक्श और पल्लवी की जिंदगी की असली खूबसूरती आज भी नहीं बदली थी। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। दिल्ली की हल्की हल्की बारिश हो रही थी। करोड़ों की गाड़ियों के काफिले में शाह मैंसन्स के बाहर रोककर नक्श शाह आज भी अपनी पुरानी नीली चेक वाली शर्ट को पहने एक सड़क किनारे कोयले की सिगड़ी पर भुट्टे सिकवा रहा था। उसके बगल में पल्लवी खड़ी थी। उसने एक बहुत ही सिंपल सा सूट पहना था। नक्श ने उस भुट्टे वाले को मुस्कुरा कर कहा, भैया इस पर नींबू और काला नमक थोड़ा ज्यादा लगाना, मेरी पल्लवी को बहुत पसंद है। भुट्टे वाले ने गर्मा गर्म भुट्टा नक्श को दे दिया और नक्श ने वो भुट्टा बीच से आधा तोड़ा और एक आधा हिस्सा अपनी महारानी पल्लवी की तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी ने उस भुट्टे को हाथ में लिया। कोयले की सौंधी सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदों की वो पेट्रिकोर ने दोनों को वापस उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने दिनों में पहुंचा दिया। पल्लवी ने नक्श के कंधे पर अपना सिर रख दिया। पल्लवी ने भुट्टा खाकर बहुत ही सुकून से कहा, तुम्हें पता है नक्श, इस दुनिया की सारी दौलत, सारे बड़े बड़े महल, वो करोड़ों का बिजनेस, सब कुछ एक तरफ और तुम्हारा ये फटीचर वाला रूप, ये सड़क किनारे की चाय और ये आधा भुट्टा एक तरफ, मेरी जन्नत तो यहीं बसती है। नक्श ने पल्लवी को अपनी बाहों में कस लिया। उसने आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदों को महसूस करके कहा, जब तक ये बारिश है तब तक ये मिट्टी की खुशबू है। तुम्हारा ये फटीचर बादशाह सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा मेरी जान। नक्श ने पल्लवी के माथे को एक बहुत ही गहरे और प्यार भरे चुम्बन से चूम लिया। दिल्ली की उस सर्द सुहानी बारिश में एक ही छाते के नीचे खड़े दो लोग जो कभी मौत और साजिशों से लड़ रहे थे, आज एक दूसरे की बाहों में दुनिया के सबसे अमीर, सबसे मुकम्मल और सबसे खुशहाल इंसान बन चुके थे। दोस्तों, ये कोई कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे ही अमर दास्ता की शुरुआत थी जहां दौलत हार गई थी और एक फटीचर का सच्चा इश्क हमेशा हमेशा के लिए जीत गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके बताना कि जो हमारी नई कहानी है वो आपको सुबह या शाम किस टाइम दी जाए, और 2 कहानियां अगर हमें शुरू करनी है तो सुबह और शाम में से दूसरी कहानी आपको हम सुनाएं। तो सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें,
और जल्दी से अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।